एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7th एंड 8th। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस बनते हैं इससे। पिछले पैटर्न में आपने क्वेश्चंस देखे हैं, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग आर इंक्लूडेड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो आप फिज़िकली देखते हैं, जैसे एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है। उसी तरीके से जो हेल्थ और एजुकेशन वगैरह है, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, हाउसिंग है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, और इसलिए हम इसका सी पोर्शन को करेक्ट करते हैं, यानी कि दोनों ही इसमें सही है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is assertion reason based question. असर्शन है द शेयर ऑफ पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रेटर इन हाई इनकम कंट्रीज। और रीज़न दिया है, एज इकोनॉमीज मेच्योर द मोस्ट ऑफ द बेसिक कंजम्पशन डिमांड्स आर मेट, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी श्रिंक्स एंड मोर सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। देखिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं उसमें इकोनॉमी सर्वप्रथम या इनिशियली जो होती है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ही होती है। तो इनिशियली लेवल पर तो हम केवल एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ही देखते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद जो डेवलपमेंट स्टेज आएगी उसमें आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो जाएगा उसके बाद डेवलप होगा सर्विस सेक्टर। आप डेवलप्ड कंट्रीज़ का मॉडल देखेंगे तो वो पहले एग्रीकल्चर बेस्ड थे, और एग्रीकल्चर बेस्ड के बाद वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। आप देखिए, वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, और अब वो सर्विस सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं। तो बेसिकली जब सर्विस सेक्टर में ग्रो करेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन, पावर, इन सब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, टेलीकम्युनिकेशन एक सर्विस सेक्टर है। ठीक है, और यही चीज़ इसके रीज़न में बताई गई है कि जब इकोनॉमी मैच्योर होती चली जाएगी तो उसकी बेसिकली उनकी बेसिक कंजम्पशन डिमांड्स पूरी हो रही होंगी, तभी वो मैच्योर हो रही है। और इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें एग्रीकल्चर का रोल कम हो जाएगा, और सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें दोनों सही हैं, और जो रीज़न है वो असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। सो वी कैन से द ए इज़ करेक्ट, बोथ आर ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Number 3, consider the following statements. Agriculture depends to a considerable extent on the adequate expansion and development of irrigation facilities. ठीक है, अगर अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। और इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी होगा जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी, पावर होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा। बहुत सिंपल लाइन्स है दोनों, और दोनों ही सही भी हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी, यानी कि बोथ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये चैप्टर थोड़ा इजी है, थोड़ा सा इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें बायोटिक एलिमेंट्स की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बायोटिक एलिमेंट्स? कौन से जो हैं जैविक तत्व हैं? बर्ड्स, एनिमल्स, एयर। तो एयर जो है वो बायोटिक एलिमेंट नहीं माना जाता है, जबकि बर्ड्स और एनिमल्स माने जाते हैं। जो भी लाइव और प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब आ जाएंगे आपके बायोटिक एलिमेंट्स में। ठीक है, तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 1 एंड 2। बायोटिक और एबायोटिक अब होगा इकोलॉजी में, उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे। Now come to the question number 5. Consider the following statements regarding environment. It assimilates waste. ये कचरे को आत्मसात करता है, यानी कि जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल कर लेता है। इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक रिसोर्सेज
एंड बायोडाइवर्सिटी, जीवन आपका इसीलिए बचा होता है क्योंकि आपके पास जैव विविधता और जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं। इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब आप देख करके अच्छा महसूस करते हैं, मतलब नेचुरल ब्यूटी और नेचर से रिलेटेड जो ब्यूटी है वो भी आपको देता है, आप अच्छा फील करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो तीनों चीज़ें सही हैं। बायोडाइवर्सिटी भी देता है आपको, वेस्ट भी कंज्यूम करता है और एस्थेटिक सर्विसेज भी देता है। सो द आंसर विल बी डी, यानी कि चारों सही, तीनों सही है, सॉरी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, consider the following statement. Absorptive capacity means the ability of the environment to absorb degradation। ठीक है, यानी कि जो environmental degradation हो रहा है उसको absorb कर सकता है, इसी को हम कहते हैं absorptive capacity of environment। ओके, today many resources have become extinct and the waste generated are beyond the absorptive capacity of the environment। आज कई सारी जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, समाप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, और जो अब हमारा वेस्ट है उसको एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी एनवायरनमेंट की ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें सही हैं। आप देख रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इसमें दोनों चीज़ें सही हैं, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। about the global warming. It is caused by man-made increase in carbon dioxide and other greenhouse gases through the burning of fossil fuels and deforestation। बहुत कॉमन सी बात है, हम जीवाश्म ईंधन जो जलाते हैं, वनों की कटाई करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस का हम लोग नॉर्मली इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इट इज़ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर as a result of the increase in greenhouse gases since the industrial revolution। जब से औद्योगिक क्रांति हुई है तब से हमारे निचला एनवायरनमेंट जो है, जो निचला पर्यावरण है, लोअर एटमॉस्फेयर है, उसमें धीरे धीरे करके तापमान में वृद्धि होती चली गई है, जो कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते चले जा रहे हैं। तो ये दोनों बातें आपको इन जनरल पता है, और इन जनरल दोनों बातें सही हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ही आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कंडीशन बढ़ती चली। ये तो सिंपल इकोलॉजी वाले टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में थोड़े से डिस्कस किए गए थे, इसलिए हमने आपको क्वेश्चन फॉर्म में दिया है। लेयर है वो अल्ट्रा वायलेट की जो ज़्यादा हानिकारक जो वेवलेंथ्स होती हैं उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करने नहीं देती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैन द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कार्बन कंपाउंड्स को बैन करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन कॉज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जो क्षोभ मंडल है उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसी के कारण ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बताना है विच वन इज़ नॉट करेक्ट। ठीक, तो नॉट करेक्ट में देखिए ओजोन लेयर डिप्लीशन, सॉरी ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उसके हार्मफुल वेवलेंथ को एंट्री नहीं करने देती, ये सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर बैन लगाया गया था, ये भी सही है। लेकिन जो क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड्स हैं वो ट्रोपोस्फेयर वाला रीज़न सही नहीं है, और इससे ओजोन डिप्लेशन पर असर नहीं पड़ रहा है। तो द थर्ड वन इज़ नॉट करेक्ट, सो द आंसर विल बी 3 ओनली।
पाया जाता है। The black soil of the Deccan Plateau is particularly suitable for the cultivation of cotton. देखिए जो दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार है, वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और ये सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होती है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, तो इसलिए इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। और इस जब जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, इंडस्ट्री उसकी वहीं पर होगी ज़्यादातर। तो बेसिकली क्या है, इसका असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और जो रीज़न है वो असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है, तो इसलिए इसमें हम लगाएंगे ए। assertion is justified by the reason. Correct explanation is reason assertion. Today's last question. वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जो हम वनों की कटाई करते हैं उससे वेजिटेशन का लॉस होता है, ठीक है। अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉरेस्ट एक्सट्रैक्शन, जो लकड़ी की कटाई करते हैं आग जलाने के लिए या अनाज जो जानवरों को खिलाने के लिए, चारा वगैरह के लिए हम जो जानवरों को खिलाते हैं, तो उससे पूरा का पूरा जो वनस्पतियां हैं उनका विनाश हो जाता है, तो उससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो होती है जहाँ पर आप एक जगह खेती करते हैं, फिर उस जगह पर पूरा छोड़ करके फिर अगली जगह पर खेती करते हैं, जहाँ से जाते हैं वहाँ पर ज़मीन को जला वगैरह देते हैं, मतलब फसलों को जला देते हैं, रेसिड्यू होता है, या ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो दूसरी जगह जब आप जाएंगे तो वहाँ के जंगल काटेंगे, उस ज़मीन पर खेती करेंगे। जब वहाँ की प्रोडक्टिविटी खत्म होगी तो आप नेक्स्ट जगह पर जाएंगे, वहाँ पर आप जंगल काटेंगे और वहाँ की प्रोडक्टिविटी खत्म करेंगे। तो धीरे धीरे आप हर जगह की लैंड की प्रोडक्टिविटी खत्म कर रहे हैं और फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी एक रीज़न है। और तीसरा है फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवरग्रेजिंग। फॉरेस्ट, जंगल में आग लग जाती है तो पेड़ नहीं बचते। पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड के डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, ठीक। और ओवरग्रेजिंग यानी बहुत ज़्यादा जानवरों को चराते हैं, तो उसकी वजह से भी वनस्पतियों को नुकसान होता है। तो भूमि का जो निम्नीकरण है, जो लैंड डिग्रेडेशन है, वो इन चारों चीज़ों से अफेक्ट होता है। तो आपका जो चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका, ऑल ऑफ देम इसका आंसर है, यानी कि डी, ठीक है। तो ये हो गया आज आपका पूरा चैप्टर 7 एंड 8। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 7 8 9 10 8 9 और 10 वाला करेंगे, ठीक है।